नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं थिंकर्स, जिन्हें हिंदी में दार्शनिक या विचारक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आज का टॉपिक है, इसका संबंध आपके एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा या एमपीपीएससी मेंस के फोर्थ पेपर से है। आज हम लोग एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं। तो आपका जो पहला पेपर है वो आपका फोर्थ पेपर है। फोर्थ पेपर का पहला यूनिट, फोर्थ पेपर में 5 यूनिट है। तो आपको जो पहले यूनिट है उसका नाम है दार्शनिक या विचारक। ठीक है, चलिए। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं फोर्थ पेपर के पहले यूनिट की, जिसका नाम है दार्शनिक या विचारक। तो आपके पहले थिंकर हैं, पहले दार्शनिक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। टॉपिक ध्यान से पढ़ना है, फोकस करके पढ़ना है, आपको नोट्स भी बनाते चलना है ताकि आपको एग्जाम के समय रिवाइज करने में काफ़ी आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आपको पेपर में एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में आपको 6 पेपर आपके होते हैं। तो हमारा काम का फोर्थ पेपर है जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे बढ़िया पेपर, आप सबसे बेस्ट आपको जो पेपर है वो आपका फोर्थ पेपर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पेपर। आपका इसका नाम है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। ये क्वेश्चन, ये जो पेपर आपका होता है 3 घंटे का होता है और 200 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। 200 नंबर का आपका पेपर होता है। कैसे होता है समझेंगे इसको, आइए देखिए। आपको जो पेपर होते हैं इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपका काम का है, इसको पढ़ना चाहिए आपको भी। यदि आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस प्रकार से आता है। सामान्य अध्ययन का चतुर्थ प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित होता है, जिसमें से प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम से चतुर्थ इकाई तक, प्रत्येक इकाई से 5 अति लघु उत्तरीय। इसमें आपको 5 पेपर, 5 इकाई होती हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, ये कह रहे हैं कि पहले से 1 से 2, 1, 2, 3, 4, 4 इकाई के लिए अलग नियम होते हैं और इसके लिए अलग नियम होते हैं। कैसे अलग होते हैं? तो आपकी पहले से 4 यूनिट हैं, इनमें आपको 5 क्वेश्चन आपको आएंगे अति लघु उत्तरीय। आपको जो 5 क्वेश्चन आपको आते हैं अति लघु उत्तरीय, ये 2 नंबर के होते हैं। ठीक, 10 नंबर के ये आपका होता है। प्लस 2 क्वेश्चन आपको आते हैं लघु उत्तरीय, ये आपके 5 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से आपका हो गया 10 नंबर। प्लस एक क्वेश्चन आपका आता है, एक क्वेश्चन आपको आता है 20 नंबर का, सॉरी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 20 नंबर का आता है। ठीक, 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, 2 क्वेश्चन 5 नंबर के, एक क्वेश्चन 20 नंबर का। इस प्रकार से आपको हर यूनिट से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको हर यूनिट से 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये जो 8 क्वेश्चन है पहले 4 यूनिट में आते हैं। ठीक, इस प्रकार से जो 8 क्वेश्चन आते हैं पहले के 4 यूनिट में ही आते हैं। तो आपकी 5वीं यूनिट है, इसमें 20 नंबर की 2 केस स्टडी आती हैं। ये आती हैं 20 नंबर की 2 केस स्टडी। इस प्रकार से आपकी जो पहली 4 यूनिट है इसमें 40 नंबर आपके आते हैं। ठीक है, 40 × 4। तो आपकी जो पहली 4 यूनिट है इनका वेटेज है आपका 160 नंबर का। जो अंतिम 5वीं यूनिट है, जो आपकी अंतिम 5th यूनिट है, उसका वेटेज है 40 नंबर का। इस प्रकार से 160 नंबर आपके आते हैं पहले 4 यूनिट में। ठीक है, पहले जो आपकी 4 है वो 40 नंबर आपके आते हैं 5th यूनिट में। इस प्रकार से आपका 200 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 200 नंबर का पेपर आपका होता है। ठीक, पहली से 4 यूनिट में 8 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और अंतिम 5वीं यूनिट में आपको 20 नंबर की 2 केस स्टडी, यानी कि 40 नंबर का आपका 5वीं यूनिट का पेपर आपका होगा। ठीक, अब इसमें जो शब्द सीमा है, तो जो अति लघुत्तरी है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आपको आएंगे 5 क्वेश्चन, इनकी शब्द सीमा है 10 शब्द आपको उसमें लिख के आने हैं, या एक पंक्ति में आपको आंसर लिख के आना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है 5 क्वेश्चन आपको 2 नंबर के। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है 2 क्वेश्चन 5 नंबर के, इसकी शब्द सीमा है 50 शब्द या 5 से 6 पंक्ति। उसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 20 नंबर का, की शब्द सीमा है 200 शब्द या 2 पेज। ये बात क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको लिखकर आना है। केस स्टडी भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी 5वीं यूनिट में है। आइए सिलेबस पढ़ते हैं। ये देखें, आपका जो एमपीपीएससी का फोर्थ पेपर का सिलेबस इस प्रकार से 5 यूनिट है, 1, 2, 3, 4, 5। 5वीं में आपको केस स्टडी है, इसमें आपको केस स्टडी है। मैंने कहा अभी आपसे
इसमें आपको 20 नंबर की 2 केस स्टडी आएंगी। ठीक है, 20 नंबर की 2 केस स्टडी इसमें मिलेंगी आपको। बाकी में आपको 8 क्वेश्चन आएंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं पहली यूनिट, इकाई 1, जो कि है दार्शनिक विचारक या समाज सुधारक। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने विचारों सिद्धांतों से समाज को सुधारने का प्रयास किया, उनको बोलते हैं समाज सुधारक। ठीक, कौन कौन से पढ़ेंगे हम लोग? सुकरात है, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम पढ़ने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। ठीक, चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, कि कहाँ से इनका कहाँ जन्म हुआ, कब हुआ, पिता कौन थे, गुरु कौन थे, सारी बातें। चलिए, इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को, 1824 को इनका जन्म हुआ है। 12 फरवरी को कहाँ हुआ है? गुजरात के काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़, एक मोरबी स्थान है, तो मोरबी, काठियावाड़ और गुजरात, बेसिकली गुजरात में इनका जन्म हुआ है। आपको प्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वामी जी का संबंध किस राज्य से है, तो इसका आंसर है गुजरात से इनका संबंध रहा है। ठीक है, तो 1824 में जन्म हुआ। इनके पिता थे अम्मा शंकर, के जो गुरु थे वो थे स्वामी विरजानंद। इनका संबंध मथुरा से था, इनका संबंध मथुरा से इनका संबंध रहा है। ठीक, तो गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद इनके गुरु थे। विशेष योगदान, इनका विशेष योगदान रहा है आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना करके इन्होंने समाज को काफ़ी विशेष योगदान दिया, समाज में परिवर्तन आने का प्रयास किया। उसमें जो मुख्य योगदान रहा है आर्य समाज का रहा। इसके माध्यम से समाज में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया समाज का, इसे काफ़ी बड़ा योगदान माना गया है स्वामी जी का। इनकी मृत्यु होती है 1883 में, 30 अक्टूबर 1883 में इनकी मृत्यु होती है। तो बेसिकली 24 से 83 तक इनका जीवन रहा है। और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। अब देखें, क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, मेंस में, कि स्वामी जी की मुख्य रचनाओं को लिखिए। स्वामी जी की 4 मुख्य रचनाओं का नाम लिखिए। तो कौन कौन सी 4 है देखिए, जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपकी है सत्यार्थ प्रकाश, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी क्वेश्चन आपको आता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, मुख्य परीक्षा में ही क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पाखंड खंडन, ठीक, वेदभाष भूमिका, उसी वेदभाष्य भूमिका, अद्वैत मत का खंडन। ठीक है, ये आपकी 4 इनकी रचनाएं हैं, चारों आपको याद रखनी है। चलिए, अब हम इनका प्रारंभिक जीवन, इनका इनिशियल लाइफ देखिए। हमें जानना यह है कि जो स्वामी जी हैं, स्वामी जी ने समाज के प्रति जो अपने विचार रखे हैं, अपने समाज के प्रति जो उन्होंने विचार का निर्माण किया, सिद्धांतों का निर्माण किया है, तो स्वामी जी का जो समाज के प्रति विचार है, उनका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो स्वामी जी हैं, समाज के प्रति जो उनके सिद्धांत हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है, उनका जीवन कैसा रहा है, उनके जीवन की शुरुआत कैसे हुई है, समाज के प्रति उनके जो विचार उत्पन्न हुए हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है, ये हमको जानना है। आइए देखिए, मैंने 3 स्टेप में समझने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में जो इनके विचार हैं, उनका निर्माण किया है, कैसे निर्माण हुआ है, उसकी प्रोसेस क्या है। जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो हम जानना होता है कि देखो, समाज में जब किसी का विकास होता है तो उसके आसपास कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा माहौल, इसका बड़ा महत्व होता है। ठीक, यदि कोई बच्चा है, उसके आसपास पूजा पाठ का माहौल है, भगवान की पूजन हो रही है, तो उसके मन में कई सवाल उत्पन्न होते हैं। यदि उनके सवाल का आंसर उसे मिल जाता है तो और आगे बढ़ता है, यदि उसका आंसर नहीं मिलता है तो वो अपने क्वेश्चन को दबाता है और उस विषय में सोचना बंद कर देता है। ठीक, तो जो आपके स्वामी जी हैं, इनके जीवन, इनके परिवार का माहौल था पूजन पाठ वाला। इनके घर में दिन भर पूजन पाठ होती थी। इस प्रकार से उनका जो विचार है वो काफ़ी धार्मिक रहे हैं। क्योंकि इनके घर में हमेशा पूजन पाठ होती थी, इसलिए इनके विचार काफ़ी धार्मिक रहे हैं। इसी कारण 14 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र तक मूलशंकर ने, इनका नाम था मूलशंकर, तो मूलशंकर ने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण, यजुर्वेद एवं सामवेद का अध्ययन कर लिया था। अब सोचिए, इनके घर का माहौल कैसा होगा जिस व्यक्ति ने 14 वर्ष की उम्र में सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन कर लिया हो, उनके घर का माहौल कैसा होगा। आप सोचिए, बहुत कम उम्र में इन्होंने अध्ययन कर लिया। जब आपको जब आपने ज्ञान का जब आपने ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर लिया है, तब क्या होता है
उन्होंने कम उम्र में संन्यास जीवन का चुनाव कर लिया और अपने घर से विदा ले ली। जब उन्होंने सामवेद का अध्ययन किया, जब उन्होंने यजुर्वेद का अध्ययन किया, तब उन्हें ये मालूम पड़ गया था कि बहुत कुछ जानने को बाकी है। हमारे धर्म के प्रति जानने को बहुत कुछ बाकी है, समाज के प्रति, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, सत्य क्या है, सारी बातें। तो उन्होंने सत्य की खोज में आगे बढ़े और संन्यास का रास्ता उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद ये हुआ, उनमें जीवन के सत्य को जानने की प्रबल इच्छा थी, मैंने कहा भी आपसे, जिस कारण उन्होंने सांसारिक जीवन व्यर्थ लग रहा था, इसीलिए उन्होंने विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठीक, जब उन्होंने यजुर्वेद का सामवेद का अध्ययन किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि समाज में बहुत कुछ, हमारे जीवन में हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता है। बहुत से ऐसे सत्य हैं जिनकी उन्हें खोज करना है। इसलिए उन्होंने संन्यास का रास्ता पकड़ा और उन्होंने विवाह नहीं किया, सन्यासी बने रहे। 1861 में उन्होंने स्वामी विरजानंद, जो कि मथुरा से थे, तो 1861 में उन्होंने स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया। देखिए, जब आप कोई दिशा पकड़ते हो, दिशा में आगे बढ़ते हो, तो आपको गुरु का बहुत आवश्यकता होती है। इसी कारण उन्होंने स्वामी विरजानंद का हाथ पकड़ा, उनकी शरण में गए और उनसे उन्होंने वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया और योग शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी जी से उन्होंने वैदिक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और योग शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त किया। और बाद में जब स्वामी जी ने अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त, जब गुरु दक्षिणा देने को कहा, यानी जो स्वामी विरजानंद है, तो उन्होंने अपने शिष्य स्वामी जी से गुरु दक्षिणा में कहा कि भैया, समाज सुधारक कुरीतियों के खिलाफ कार्य करने, अंधविश्वासों को मिटाने, वैदिक शास्त्र का महत्व लोगों तक पहुंचाने जैसे कठिन संकल्प में बांधा और इसी संकल्प को अपनी गुरु दक्षिणा कहा। जब स्वामी दयानंद ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, अब मैं चलता हूँ, आपकी गुरु दक्षिणा क्या है, बताइए मुझे आप। तो स्वामी विरजानंद ने कहा कि बेटा, आपको समाज में जो बुराइयां हैं उनका अंत करना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। ठीक, इसी कारण, इसी के बाद से स्वामी दयानंद ने समाज की में अध्ययन किया, समाज की बुराइयों का अध्ययन किया और उन्हें ठीक करने का प्रयास किया, उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया। ठीक, क्योंकि उनके गुरु ने उनको संकल्प दिया था, बेटा कि आपको आगे बढ़ना है, समाज में जो बुराइयां हैं उन्हें समाप्त करनी है, उनका अध्ययन करना है। यदि आपको लगता है कि समाज में कुछ बुराइयां हैं, पाखंड है, अंधविश्वास है, जो भी कुरीतियां हैं, उन सभी को समाप्त आपको करना है, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। इसी कारण उन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया है। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से उनका जीवन रहा है। इसी क्रम में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी है। कब की है? 6 अप्रैल 1875 को बम्बई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। चलिए, अब जो आर्य समाज है, इसका बेसिक क्या है, इसका आधार क्या है, इसका मुख्य धर्म क्या है, इसका इसका उद्देश्य क्या है, सारी बातें देखिए। जो आर्य समाज है, इसका मुख्य धर्म है मानव धर्म। ठीक है, जो आपका आर्य समाज है, इसका मुख्य धर्म है मानव धर्म। देखिए, जब समाज का उद्धार होगा तो अपने आप मानव का उद्धार भी होगा। जब समाज में व्याप्त कुरीतियों का अंत होगा तो अपने आप मानव का भी उद्धार होगा। तो इस जो आर्य समाज का मुख्य धर्म था, मानव धर्म। ठीक, इसका मुख्य आधार क्या था? इस समाज का मुख्य आधार क्या था? मानव सेवा, परोपकार, ज्ञान एवं कर्म। ठीक, ज्ञान बहुत आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, उसको दो कारण होते हैं, जानबूझकर या अज्ञानता में। तो यदि कोई व्यक्ति अज्ञानता में कोई गलत कार्य कर रहा है तो वहाँ हमें उसे ज्ञान देने की आवश्यकता है, इसलिए ज्ञान का बड़ा महत्व है। तो मानव सेवा, परोपकार, ज्ञान एवं कर्म इस आर्य समाज का मुख्य आधार हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मानसिक, शारीरिक और सामाजिक उन्नति। व्यक्ति की और समाज की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक उन्नति ही इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। बात क्लियर है? इन सबको मिलाकर आर्य समाज का निर्माण किया है। ठीक, इसका मुख्य आधार क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका मुख्य धर्म क्या, आपको मालूम पड़ गया है। कभी आपको मैथ्स में क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हो। चलिए, अब देखिए, ये जो आर्य समाज है, इसकी थोड़ी बात करते हैं। जो आर्य समाज है, इसके सिद्धांत क्या है? जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब इसकी स्थापना हुई थी, तो शुरुआत में, प्रारंभ में केवल इसके 3 सिद्धांत ही थे। शुरुआत में इसके 3 सिद्धांत थे। कौन कौन से थे? देखिए, वेद ही अंतिम तथा परम सत्य है। तो स्वामी जी हैं, इनके आधार पर वेद ही परम सत्य इन्होंने कहा कि वेद में जो ज्ञान दिया है वही परम सत्य है। ठीक, तो वेद ही अंतिम तथा परम सत्य है। देखिए, जो स्वामी जी हैं, इन्होंने वेद पर काफ़ी ध्यान दिया है, काफ़ी जोर दिया है।
सबसे कहा है कि भैया वेदों का अध्ययन करिए आप। अगर आपको समाज में शांति चाहिए, समाज में आपको सत्य चाहिए, तो आपको वेदों का अध्ययन करना ही चाहिए। तो वेद ही अंतिम तथा परम सत्य इनके हिसाब से इन्होंने कहा। तो पहला इसका जो सिद्धांत है वो है वेद ही अंतिम तथा परम सत्य है। दूसरा इसका है, दूसरा इसमें है आर्य समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी आय का 1/100वां भाग आर्य समाज में कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यों हेतु देंगे। ठीक। तो पहला था इसका वेद ही परम सत्य है, अंतिम सत्य है। दूसरा इसका है कि जो वेद के जो इसके मेंबर होंगे वो अपनी आय का 1/100वां, यदि आपकी इनकम 100 रुपये है तो आपको 1 रुपये इनके कल्याण के लिए देने होंगे, समाज के जो आर्य समाज है इसके उद्धार के लिए आपको देने होंगे। तीसरा सिद्धांत आपका है आर्य समाज द्वारा स्थापित विद्यालयों में नव युवकों एवं नव युवतियों को सत्य व उचित शिक्षा के लिए वेदों का आधार माना जाएगा। इनके हिसाब से वेद ही अंतिम परम सत्य है। तो जो भी इसका मेंबर होगा उसको अपनी इनकम का 1/100वां हिस्सा देना होगा इस कल्याण के लिए। और जो बच्चा इसमें पढ़ेगा उसको, जो युवती इसमें पढ़ेगा, युवक पढ़ेगा, उनकी शिक्षा का आधार वेद होंगे, ये इसमें कहा गया है। तो 3 सिद्धांत आपको क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1877 में सिद्धांतों के 3 सिद्धांत को देखिए 1877 में 3 सिद्धांतों के आधार पर आर्य समाज के 10 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। तो जो आपके 3 सिद्धांत हैं उसके आधार पर 10 सिद्धांतों का निर्माण किया गया। कैसे किया गया देखो। पहला है वेद सत्य ज्ञान का स्रोत है। वेद का काफी उन्होंने ध्यान दिया है, वेद इनके लिए काफी महत्वपूर्ण था। तो वेद सत्य ज्ञान का स्रोत है। वेद से ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा, सत्य ज्ञान प्राप्त होगा। वेदों के अनुसार मंत्र पाठ और हवन करना आवश्यक है, करना चाहिए। यदि आप हवन कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही। देखो वेदों के अनुसार मंत्र पाठ और हवन करना चाहिए। ठीक। मूर्ति पूजा का खंडन किया, मूर्ति पूजा गलत बात है। कर्म, पुनर्जन्म व जीव के आगमन के सिद्धांत पर विश्वास किया। उन्होंने कहा कर्म बहुत आवश्यक है, पुनर्जन्म भी होता है, व जीव के आगमन पर इन्होंने जोर दिया। इसके बाद तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध किया। भैया जब आप मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हो, सिंपल सी बात है, तो आपको तीर्थ का भी विरोध करना चाहिए। इसके बाद है निराकार ईश्वर पर विश्वास करें। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर निराकार होता है, इसलिए मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। तो बेसिकली निराकार ईश्वर का समर्थन किया उन्होंने। इसके बाद हिंदी व संस्कृत भाषा का प्रचार किया। हिंदी व संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार, संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण है और हिंदी का भी उन्होंने प्रचार किया ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, लोगों को वेद समझने में आसानी हो, इसलिए उन्होंने हिंदी पर भी जोर दिया। स्त्री शिक्षा में विश्वास किया, समानता में विश्वास किया। समानता आवश्यक है, स्त्री पुरुष दोनों को शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, तो स्त्री शिक्षा पे विश्वास किया। विधवा विवाह का समर्थन किया, कुछ कंडीशन में विधवा विवाह का भी समर्थन किया है। बाल विवाह व बहु विवाह का विरोध किया है। ठीक है। देखिए सिद्धांत जो है ये कॉमन सिद्धांत है, ये कॉमन है। आपको कॉमन सेंस से इनको भी, आप यदि आपको सिद्धांत याद करना है, देखिए सभी विचारक के सिद्धांत याद करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ को आपको कॉमन सेंस से भी आपको याद करना है। ठीक है। समाज में जो बुराइयां हैं, तो बेसिकली आपको निराकार ईश्वर का आकार नहीं होता है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ठीक है। मंत्र पूजा, मंत्र पाठ करना, हवन करना चाहिए इनके हिसाब से। स्त्री शिक्षा सही है, बाल विवाह गलत है। इस प्रकार से इनके सिद्धांत हैं। तो बेसिकली 30 सिद्धांत शुरुआत में आए थे, उनके आधार पर 10 सिद्धांत का निर्माण किया गया है। ये बात क्लियर है आपको। चलिए अब हम बात करेंगे स्वामी जी के राजनीतिक विचार। देखिए तो स्वामी जी हैं, इनके विचार को हमें डिवाइड किया हुआ है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय रूप में। ठीक। तो इनके राजनीतिक विचार क्या होंगे, सामाजिक क्या है, धार्मिक क्या है, राष्ट्रीय विचार क्या है, 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इनको पढ़ते हैं। आइए देखिए सबसे पहला आपका है स्वामी जी के राजनीतिक विचार। इनके हिसाब से राजनीति किस प्रकार से होना चाहिए, कौन कौन से विचार राजनीति में होना चाहिए। पहला आपका टॉपिक है, पहला आपका इसमें है लोकतांत्रिक स्वरूप। ठीक। यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए। ऐसा राज्य हो जिसकी निर्धारक भी जनता हो और शासक भी जनता हो और जो पूर्णतः लोकतांत्रिक हो। बेसिकली ऐसा राज्य होना चाहिए इसके केंद्र में जनता हो। ठीक। ऐसा राज्य होना चाहिए जिसके केंद्र में जनता हो, शासक भी वही करे और इसका निर्माण भी वही करे। ठीक है। इसका निर्धारक भी वही हो, जनता हो, और शासक भी जनता हो। स्वामी जी सर्वप्रथम स्वराज्य और स्वशासन की नींव डालने वाले ये प्रथम व्यक्ति है। स्वामी जी ने सर्वप्रथम स्वराज्य
और स्वशासन की नींव डाली। ये बात क्लियर है। अगला है समानता में विश्वास। इनके लिए स्त्री पुरुष सब समान है। स्वामी जी मानव की समानता में विश्वास करते थे। लोकतंत्र व्यक्ति को स्वतंत्र विकास का अवसर देता है। वह स्वतंत्रता समानता का भी निसंदेह, स्वतंत्रता व समानता एक ही सिक्के के दो पहलू। देखिए इन्होंने कहा कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, समाज में आपको आगे बढ़ना है, तो ये सब जो भेदभाव करते हैं स्त्री पुरुष में, ये गलत है, आपका ध्यान भटकता है। इसलिए सब बातों को छोड़कर सबको साथ में लेकर आगे बढ़ो यदि आपको आगे बढ़ना है तो। ठीक है, समानता और विश्वास दोनों, समानता और स्वतंत्रता दोनों ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको समाज में आपका समाज का विकास करना है तो सारी फालतू बातों पर ध्यान मत दो, आपका विकास पर ध्यान देना चाहिए, तभी आप समाज में आगे बढ़ पाओगे, समाज का विकास हो पाएगा। धर्म आधारित राज्य। स्वामी जी अपने चिंतन में धार्मिक व सामाजिक जागरण लाकर राजनीतिक स्वतंत्रता स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, सामाजिक, धार्मिक और सामाजिक, धर्म प्लस समाज। उन्होंने कहा धार्मिक धार्मिक व सामाजिक जागरण लाकर वह राजनीतिक राजनीतिक स्वतंत्रता का विकास करना चाहते थे, ये स्थापित करेंगे। धर्म और समाज को जोड़कर राजनीतिक स्वतंत्रता स्थापित करना चाहते थे। कौन? स्वामी जी। उनके अनुसार धर्म आधारित राज्य श्रेष्ठ गुणों से युक्त होता है। धर्म बहुत आवश्यक है। यदि आपके समाज में धर्म है तो आपकी राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही शानदार होगी, बहुत ही श्रेष्ठ होगी। ठीक, उनके अनुसार धर्म आधारित राज्य श्रेष्ठ गुणों से युक्त होता है। स्वामी जी ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में इस प्रकार के राज्य को चक्रवर्ती राज्य से अभिव्यक्त किया है। जिस समाज में धर्म की स्थापना होती है, ऐसे राज्य को उन्होंने चक्रवर्ती राज्य की से अभिव्यक्त किया हुआ है, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश में। अब देखें आप, आर्य भाषा और शिक्षा का प्रसार। मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ साथ मानसिक, शारीरिक व आत्मिक विकास भी होना चाहिए। वे गुरुकुल शिक्षा को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने कहा भैया इस व्यक्ति का सिर्फ मानसिक नहीं, उसका शारीरिक और उसका आत्मिक विकास भी होना चाहिए। यदि आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो उससे आपका ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन आपका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, तो ज्ञान वैसा हो कि आपका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास भी हो। इस पर उन्होंने जोर दिया है। ये बात क्लियर है आपको? चलिए, इस सभी को आपके सभी आंसर हैं आपके, इनको आपको आंसर में लिखना है। आपको नोट चाहिए, आपको नोट्स भी भविष्य में प्राप्त होंगे हमारी ऐप के माध्यम से। कानून का महत्व, कानून का महत्व हो। राज्य की संकल्पना बिना न्याय पर आधारित हुए जीवित नहीं रह सकती। स्वामी जी के अनुसार लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, न्याय पर ही निर्भर है। देखिए, इतना आपको इंडिपेंडेंट आप हो गए तो आपको कानून भी चाहिए। जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो आपका कानून का नियंत्रण भी आवश्यक है। हमारे समाज में न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है। ठीक, विधायिका नियम बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, न्यायपालिका उसको नियंत्रित करती है। इसलिए कानून का महत्व बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता भी आवश्यक है, कानून भी आवश्यक, दोनों आवश्यक है। इसके कानून के अभाव में समाज अनियंत्रित होगा, इससे समाज का नाश होगा। ग्राम प्रशासन, ग्राम का प्रशासन बहुत आवश्यक है। हमारे समाज में, हमारे भारत में गांव, जो ग्राम प्रशासन, जो गांव का महत्व है, देखिए 68% लोग ग्रामीण भाग में रहते हैं। 68% हमारे भारत में लोग ग्रामीण हैं, गांवों में निवास करते हैं। इसलिए ग्राम प्रशासन, गांव का प्रशासन अच्छा होगा तो गांव का उद्धार होगा, और गांव का अगर विकास होगा तो हमारे पूरे समाज का, भारतीय समाज का विकास होगा, क्योंकि 68% पॉपुलेशन गांव में रहती है। तो ग्राम प्रशासन को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारक थे स्वामी जी, प्रबल राष्ट्रवादी विचारक थे। वे भारत को फिर से प्रगतिशील, उन्नत बनाने के पक्षधर थे। वे एवं वैदिक संस्कृति का अनुसरण करने को कहते थे। इनके हिसाब से राष्ट्रवादी विचारधारा मतलब क्या? इन्होंने कहा राष्ट्र का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और यदि समाज का विकास होगा तो भैया मनुष्य व्यक्ति का विकास होगा। ये बात क्लियर है आपको? और इस राष्ट्र के विकास के लिए उन्होंने वेदों का आधार बताया। उन्होंने कहा यदि राष्ट्र का विकास चाहिए तो आपको वेदों का अनुसरण करना ही होगा, ये कंपलसरी है। स्वशासन और स्वराज्य की इन्होंने बात की है। स्वशासन और स्वराज्य जैसे शब्दों को प्रस्फुटित कर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की नींव तैयार की एवं सामान्य जन को जागृत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। देखिए, यदि आपको समाज का विकास करना है, समाज के प्रति सोचना है, तो आपको सबसे पहले
अपने स्वशासन, अपने अपने क्षेत्र को, अपने क्षेत्र का विकास करना होगा। यदि आप देखिए, यदि आप गांव हैं, यदि आप खुद का विकास करोगे तो आपके आसपास जो क्षेत्र है उसका विकास होगा, और उसका विकास होगा तो राष्ट्र का विकास अपने आप होगा। तो ये गांव है, ये शहर है, ये आपका राष्ट्र है। ठीक, तो यदि गांव का विकास होगा तो ही तो शहर का विकास होगा, तो जब सबका विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास होगा। तब स्वशासन, स्वराज्य जैसे शब्दों का करके, और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की नींव तैयार की एवं सामान्य जन को जागृत करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। ये बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, स्वराज्य स्वधर्म, स्वामी जी ने स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी वस्तुओं और भाषा पर बल दिया। उन्होंने कहा जो भी स्वदेशी है आप सिर्फ उसी का उपयोग करें, विदेशी वस्तुओं का उपयोग ना करें। उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और खादी वस्त्रों को अपनाने पर जोर दिया। देखिए, आपका राष्ट्र का विकास कब होगा? जो आपका राष्ट्र है इसका विकास कब होगा? जब आप जब आप इकोनॉमिकली मजबूत होंगे, जब आप जब आप इकोनॉमिकली मजबूत होंगे। उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसके लिए आपको स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना होगा। जब आप स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करोगे तो सारा पैसा आपके देश में आएगा, तो सारा पैसा आपके देश में आएगा, इससे आपके देश का विकास होगा और आपका राष्ट्र जो है और मजबूत होगा। ये बात क्लियर है आपको? तो उन्होंने क्या कहा? स्वधर्म, स्वदेशी वस्तुओं और भाषा पर बल दीजिए, अपनी भाषा पर जोर दीजिए। आपकी भाषा यदि मजबूत होगी तो जो गांव के लोग हैं उनका भी विकास होगा, वो सब कुछ समझ पाएंगे और अपना योगदान दे पाएंगे। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, खादी वस्तुओं का जो हमारे देश की उपज है उसका ही इस्तेमाल करो। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इससे देश भी मजबूत होगा। समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की बात की स्वामी दयानंद सरस्वती। लोकतंत्र का आधार समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व को के प्रबल समर्थक थे। देखिए, समाज का जो निर्माण हुआ है ना, जो समाज बना है वो आपके व्यक्ति से बना है। अगर व्यक्ति नहीं होगा तो समाज नहीं होगा। तो समाज को एक साथ रहना, व्यक्ति को एक साथ रहना बहुत आवश्यक है। यदि समाज का विकास चाहिए तो आपको व्यक्ति का विकास ही करना चाहिए। यदि व्यक्ति आपस में एक साथ नहीं होंगे, भातृत्व की भावना नहीं होगी, तो समाज का विकास नहीं होगा, और समाज का विकास नहीं होगा तो राष्ट्र का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लोकतंत्र के निर्माण, न्याय तथा शासन स्वरूप संबंधी धारणाओं की स्पष्ट झलक मिलती है। ठीक है, लोकतंत्र आवश्यक है, इसका निर्माण आवश्यक है, न्याय तथा शासन स्वरूप संबंधी है, न्याय भी आवश्यक है। यदि आप न्याय नहीं करोगे तो आपका शासन नहीं हो पाएगा ठीक से, की स्पष्ट झलक मिलती है। राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने अपनी रचनाएं हिंदी में लिखी हैं। देखिए, उस समय हिंदी भाषा काफ़ी महत्वपूर्ण, हिंदी भाषा, देखिए हिंदी भाषा ऐसी होती है कि सब समझ पाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं का जो माध्यम था हिंदी रखा ताकि सभी व्यक्ति उसको पढ़ के समझ पाए। ये बात आप समझ पा रहे हैं? हिंदी सभी समझ पाएंगे, संस्कृत सब नहीं समझ पाते। इसलिए उन्होंने, ताकि हर व्यक्ति इसको समझ के हमारे आंदोलन से हमारे जो विचार हैं उसको समझ पाए, इसीलिए उन्होंने अपने रचनाओं का जो भाषा थी उसको हिंदी रखा ताकि सभी इसको समझ के इसको। अब देखिए, सामाजिक विचार, अभी हमने पढ़ा कि जो स्वामी जी हैं इनके राजनीतिक विचार क्या थे, अब हम पढ़ेंगे इनके सामाजिक विचार क्या थे, समाज के प्रति उन्होंने क्या कार्य किया है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित होना चाहिए। अपने नारे वेदों की ओर लौट चलो में वेदों का इनका नारा था। वेदों की क्वेश्चन आता है कि वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा था? स्वामी जी ने कहा था। वेदों की ओर लौट चलो में वेदों का समर्थन किया एवं पुराणों का खंडन किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो वेद हैं, वेद वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित जबकि पुराण जन्म आधारित मानते थे। देखिए, जो पुराण है इन्होंने कहा कि जो जाति व्यवस्था होती है, जो वर्ण होता है ना, जो आपका वर्ण होता है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ये आपके जन्म से होता है। इंसान जन्म से ही ब्राह्मण होता है, जन्म से क्षत्रिय होता है। लेकिन जो पुराण है, जो आपके पुराण सॉरी जो आपके वेद हैं, जो आपके वेद हैं उनमें ऐसा नहीं है। वेद कहते हैं, जो आपके वेद हैं वो कहते हैं जो आपका वर्ण होता है वो कर्म के आधार पर होता है। कर्म के आधार, जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है वो ब्राह्मण होता है, जो युद्ध लड़ता है, जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय होता है। इस प्रकार से उन्होंने कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को माना है। लेकिन जो पुराण है उन्होंने जाति, उन्होंने क्योंकि वेद वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित, जबकि पुराण जन्म से, तो वेद ने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था होगी वो कर्म आधारित होगी, और लेकिन पुराण ने कहा कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होगी।
इसलिए उन्होंने वेद का महत्व दिया है, वेदों का समर्थन, इसलिए उन्होंने वेदों का समर्थन किया, क्योंकि उनके हिसाब से जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित होना चाहिए। ये बात क्लियर है? तो वेद कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं और पुराण जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इसलिए स्वामी जी वेदों का समर्थन करते हैं। बात क्लियर है? चलिए, स्त्रियों की दशा में सुधार चाहिए थी। तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयां एवं रूढ़ियों से महिलाओं की दशा सुधारने हेतु विभिन्न प्रयास किए, जिनमें आपके प्रमुख हैं, ठीक है, जिनमें आपके प्रमुख हैं बाल विवाह का खंडन किया, महिलाओं का कम उम्र में शादी करना बहुत गलत बात है, बाल विवाह, विधवा विधवा लिखा है यहाँ पे, विधवा पुनर्विवाह को मान्य किया। जो विधवा होती हैं उनका पुनर्विवाह होना चाहिए, और अंतर जाति विवाह को उचित माना। यदि आप ब्राह्मण हैं तो आप क्षत्रिय में आप विवाह नहीं करोगे, जो आप क्षत्रिय हो तो आप वैश्य में विवाह नहीं करोगे, बहुत गलत बात है। अंतर जाति विवाह बहुत सही बात है। तो बेसिकली उन्होंने महिलाओं का समाज में उद्धार करने के लिए बाल विवाह पर रोक लगाई, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को मान्य किया, और अंतर जाति विवाह को भी उन्होंने मान्य किया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष दोनों को साथ में आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ पुरुष को सभी अधिकार प्राप्त हो ये गलत बात है, महिलाओं को भी, स्त्री को भी सभी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा बहुत आवश्यक है सभी वर्गों के लिए, सभी, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, किसी वर्ग से हो, उसको शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा प्राप्त होगी तो व्यक्ति का विकास होगा, व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास भी अपने आप हो जाएगा। स्वामी जी ने भारत की उन्नति के लिए शिक्षा को आवश्यक बताया तथा 18 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा पर बल दिया है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। धार्मिक कुरीतियों का खंडन किया। तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे समुद्र पूजा, मूर्ति पूजा, ठीक है, का विरोध किया। उन्होंने कहा भैया ये सब व्यर्थ है, ईश्वर निराकार है, पर ब्रह्म है, मूर्ति पूजा गलत है, का उन्होंने विरोध किया। समानता में विश्वास किया। स्वामी जी ने व्यक्ति व समाज को एक दूसरे का पूरक माना। व्यक्ति के बिना समाज नहीं, समाज के बिना व्यक्ति नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान स्थिति पर बल दिया। स्त्री पुरुष सभी को समानता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, सबका साथ में विकास होना चाहिए। विपिन चंद्रपाल के अनुसार, एक थिंकर रहे हैं, एक विपिन चंद्रपाल के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती का आंदोलन केवल धर्म सुधारक नहीं अपितु समाज सुधारक भी था। विपिन चंद्रपाल ने क्या कहा है कि स्वामी जी का आंदोलन केवल धर्म सुधार नहीं बल्कि समाज सुधारक भी था। तो ये आप कोट कर सकते हो मेंस में, ठीक है, मुख्य परीक्षा में आप ये कोट करके आ सकते हो इनके साथ ही। चलिए, अब राष्ट्रवाद संबंधी विचार। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे, आप देखो क्वेश्चन बनेंगे आपके, पहला क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से कि भारतीय राष्ट्रवाद को जागृत करने में स्वामी जी की भूमिका लिखिए आप। भारतीय राष्ट्रवाद को जागृत करने में क्या भूमिका है? स्वामी दयानंद सरस्वती गुलामी के पूर्व के मसीहा थे। रोम्या रोला के कथन की विवेचना करिए। तो रोम्या रोला ने कहा है कि स्वामी जी गुलामी के पूर्व के मसीहा थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने समाज के प्रति काफ़ी अपने विचार दिए हैं, इसलिए उनको कहा गया है। तो क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछेंगे, आपको आंसर सबका एक ही होगा। तो ये दो क्वेश्चन, इनका आंसर एक ही है जो हम पढ़ने वाले हैं। आइए, क्वेश्चन आपको पढ़ते आना चाहिए, क्वेश्चन आपको समझना है, क्वेश्चन का बेस क्या है, क्वेश्चन का आधार क्या है, ठीक है। चलिए, का आंसर ये होगा, देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश एवं ऋग्वेद में अपने राष्ट्रवादी विचारों को प्रस्तुत किया है, जिन्हें अधोलिखित तथ्यों से समझा जा सकता है, ठीक। तो आपका बेस होगा सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद, इसका बेस होगा। ऋग्वेद इनकी रचना है, ऋग्वेद और सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है। इस ग्रंथों में इन्होंने राष्ट्रवाद को काफ़ी समझाने का प्रयास किया है। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार भारतवर्ष एक समकक्ष भूमंडल पर अन्य कोई राष्ट्र नहीं। इनके अनुसार पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है। इसी कथन से प्रूफ होता है, इस कथन से ही प्रथम भाग उनके राष्ट्रवाद को प्रदर्शित करता है। जब वो कहते हैं कि भारतवर्ष के समकक्ष भूमंडल पूरी पृथ्वी पर ऐसा राष्ट्र है ही नहीं, तो इससे प्रूफ होता है कि उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा कितनी प्रबल थी, ठीक है। अगला है, स्वामी जी ने स्वधर्म एवं राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान जगाने एवं नव जागरण का मंत्र फूंकने का महान कार्य किया है।
स्वामी जी ने अपने राष्ट्र में, अपने जो समाज में स्वधर्म, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान जगाने एवं नव जागरण का मंत्र फूकने की, जो आपके व्यक्ति है, समाज में समाज है, इसका स्वधर्म आपने जगाने का प्रयास किया, राष्ट्र की भावना जगाने का प्रयास किया, और जो व्यक्ति है उसका स्वाभिमान आपने जगाने का प्रयास किया है। ये आपका राष्ट्रवादी विचारधारा का इस दिशा में आपने कार्य किए हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति की महानता व प्राचीनता को सिद्ध करते हुए वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया है। उन्होंने पाया कि जो समाज में बुराइयां हैं, इसका अंत कब होगा? जब हम वेद का अध्ययन करेंगे। वेदों में जो ज्ञान दिया हुआ है, तो उनके अनुसार जो वेद का ज्ञान है वो समाज के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर हम वर्तमान में वेदों का अध्ययन करते हैं या वेदों के जो कॉन्सेप्ट है उनको समाज पे अप्लाई करते हैं, तो समाज में जो बुराइयां हैं उन सभी का अंत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, भारतीय संस्कृति की महानता और प्राचीनता को सिद्ध करते हुए वेदों की ओर लौट चलो। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, यदि आपको उसको पुनर्जीवित करना है तो आपको वेदों की ओर लौटना होगा। स्वामी जी ने अपने गौरवशाली अतीत से लोगों को अवगत कराया एवं उनकी आत्म भावना जागृत कराई। देखिए, जब आप समाज में कोई अच्छा कार्य करने की, जैसे मैं हूँ, मैं आपसे बोलूँगा कि आप ऐसा कार्य करिए, लेकिन मैं स्वयं नहीं करूँगा तो आप शायद उसको नहीं कर पाओगे। तो स्वामी जी ने स्वामी जी ने समाज को सबसे पहले अपने जीवन के बारे में बताया कि मैंने अपने जीवन में ये कार्य किए हैं, मैं इस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ा हूँ। इससे लोगों को एक सीख मिली, एक दिशा मिली, एक मोटिवेशन मिला, ताकि वो भी ऐसा कार्य कर पाएँ। ठीक? तो उन्होंने अपने आप को एज अ मोटिवेशन के रूप में बताया कि मैंने ये जीवन में ये कार्य किए हैं, इससे मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। तो आप भी ऐसे कार्य कर सकते हैं ताकि आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। अंतिम आपका है इसमें है, स्वामी जी ने व्यक्ति की नैतिक शुद्धि व समाज के पुनर्निर्माण पर बल दिया। अगला है, स्वामी जी ने जाति प्रथा पर प्रहार किया, क्योंकि वह राष्ट्र को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। देखिए, जाति प्रथा, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, है ना, स्त्री पुरुष में भेद, ये सारे ऐसे हैं कि इनके कारण हमारे समाज का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि हम इसमें उलझे रहे कि यार स्त्री कमज़ोर होती है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, बच्चों का विवाह बचपन में कर देना चाहिए। ठीक है? इस प्रकार से हम लोगों ने अपने समाज को इतनी कुरीतियाँ हमारे समाज में रही हैं, इसी कारण से हमारे समाज का विकास नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा, यदि आपको समाज का विकास करना है, राष्ट्र का विकास करना है, तो इन सबसे आपको ऊपर उठ के आगे बढ़ना होगा। तो स्वामी जी ने जाति प्रथा पर प्रहार किया। जाति प्रथा गलत बात है, सभी समान हैं, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित होना चाहिए, ना कि जन्म आधारित। ठीक? तो जाति प्रथा पर प्रहार किया, क्योंकि वह राष्ट्र को एक सशक्त राष्ट्र को यदि आगे बढ़ना है तो इन सब बुराइयों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, तभी उसका विकास हो पाएगा। उन्होंने देशवासियों के हृदय में देश के प्रति प्रेम व अनुराग को जगाने के लिए मार्मिक भाषणों का प्रयोग किया। उन्होंने इमोशनल लोगों को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने हर वो प्रयास किया जिससे जनता के मन में एक मोटिवेशन आए, एक इंस्पिरेशन आए, ताकि वो समाज के लिए कुछ कर पाएँ, अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर पाएँ और समाज को आगे ले जाने का कार्य करें। ठीक है? तो उन्होंने देशवासियों के हृदय में देश के प्रति प्रेम व अनुराग को जगाने के लिए मार्मिक भाषणों का, इमोशनल भाषणों का प्रयोग किया, ताकि जनता एक एक नई सोच को विकसित कर पाए और उस दिशा को फॉलो कर पाए। ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने स्वराज का आदर्श प्रस्तुत किया, जो देशवासियों का प्रेरणा स्रोत बना। ठीक है? निस्संदेह इसमें कोई दो मत नहीं है कि स्वामी सरस्वती धर्म सुधारक, समाज सुधारक के साथ साथ राष्ट्र सुधारक भी थे। उनके विचार एवं चिंतन ने राष्ट्र को भी अमरत्व प्रदान किया। देखिए, ये कंक्लूजन, ये आपका निष्कर्ष हो गया। ठीक है? ये आपका क्या है? निष्कर्ष है। क्वेश्चन था आपका, ये आपका निष्कर्ष है। क्या है ये निष्कर्ष? ठीक? ये आपके निष्कर्ष हो गया ये। तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन क्या था? आप देखिए, क्वेश्चन था आपका, भारतीय राष्ट्रवाद को जागृत करने में स्वामी जी की भूमिका। तो उसका आंसर अभी पढ़ा हमने। भारतीय राष्ट्रवाद को जागृत करने में स्वामी जी की भूमिका क्या है? तो अभी हमने समझा कि क्या भूमिका रही है। ठीक? स्वामी दयानंद सरस्वती गुलामी के पूर्व मसीहा थे, रोम्या रोला के कथन के। दोनों क्वेश्चन का आंसर अभी हमने पढ़ लिया है। उसको आपको ध्यान से पढ़ के कॉपी में लिख के उसका बार बार रिवीजन करना है, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। अब देखिए, इसके बाद अगला आपका टॉपिक है धार्मिक विचार। ठीक? सामाजिक विचार क्या थे, राजनीतिक विचार क्या थे, राष्ट्रवादी विचार क्या थे, अंतिम आपका है धार्मिक विचार, रिलीजियस व्यू इनके क्या थे। इनके विचार थे मानव कल्याण एवं धर्म के लिए। उन्होंने वैदिक व्यवस्था को श्रेष्ठ बताया। उन्होंने मूर्ति पूजा, रूढ़िवाद, कट्टरवाद, धार्मिक अंधविश्वास आदि का खंडन किया। और अंत में इस प्रकार स्वामी
दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज में जन चेतना को जागृत किया एवं समाज की नई दिशा प्रदान की है। ये आपको निष्कर्ष हो गया। बेसिकली आज हमने पढ़ा है, आज हमने स्वामी जी के विचार पढ़े, सिद्धांत पढ़े। इसी प्रकार से जितने भी विचारक होंगे सभी के सिद्धांत हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि सभी के विचारों को याद करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको कॉमन सेंस का प्रयोग करके भी आंसर लिख के आना है। सभी के विचारों को याद करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको कॉमन सेंस का प्रयोग करके क्या क्या इसका आंसर होना पॉसिबल है तो आपको सोचना भी है, इसके बाद इसका आंसर लिख के आना है। आज के लिए इतना ही है, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।